हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो 21 मई को सचिवालय सुरक्षा का पेपर है और पेपर की रिगार्डिंग दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आपके आगामी एग्जाम सचिवालय सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, तो दोस्तों 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में दोस्तों संशोधन हुआ था 2019 में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कब हुआ। लागू तो 4 अप्रैल 2016 को हुआ था, लेकिन इसमें संशोधन हुआ था 2019 में। ठीक है, और इसमें अगर भाग पूछा जाए आपसे कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में कितने भाग हैं, तो इसमें भाग हैं 6। अगर अध्याय पूछा जाए तो अध्याय हैं इसमें कितने? 25। ठीक है, और अगर आपसे धाराएं पूछी जाए तो धाराएं हैं 194। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था किसने? BKRV राव ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। हालांकि दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, लेकिन इनके द्वारा जो प्रयास किया गया था वो वैज्ञानिक पद्धति से नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति से पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो VKRV राव ने किया था। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का नागरिक मूल अधिकारों का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकता है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है, भारत के संविधान में 5 प्रकार की रिटों का क्या है? प्रावधान है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारत का नागरिक मूल अधिकारों का हनन होने के तहत किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करता है? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रिट जारी करने का जो अधिकार होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकता है भारतीय नागरिक मूल अधिकारों का हनन होने पर। ठीक है, और हाई कोर्ट में कर सकता है 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकता है। और भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान है। ठीक है, और मूल अधिकारों का हनन होने पर रिट जारी करने का अधिकार दोनों को है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो जिला न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन वो अपने स्वविवेक पे नहीं कर सकता है। ठीक है, राज्य का राज्यपाल करता है इनकी नियुक्ति, लेकिन हाई कोर्ट की सलाह लेने के बाद। ठीक है, ये नहीं कि वो अपने स्वविवेक से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करें, नहीं, हाई कोर्ट की सलाह लेने के बाद अनुच्छेद 233 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है आपसे कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 233 के तहत करता है। ठीक है, और हाई कोर्ट की सलाह लेने के बाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो 42वां संविधान संशोधन था ये कब हुआ था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और वो 3 शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर बिल्कुल नहीं। ठीक है, अपने स्वविवेक पे भी नहीं कर सकता है और न्यायाधीश की सलाह पर भी नहीं कर सकता है।
तो दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति, वो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा होती है ये किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है, ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, और भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है, 1962 में, ठीक है, और 1975 में और 1971 में। ठीक है, 1962, 1971 और 1975 3 बार अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत लगता है, 352 के तहत। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पे कि जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है उसको मनाने की जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को जो मनाने की घोषणा की गई थी वो यूनेस्को के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और कब की गई थी, तो ये की गई थी 1965 में। ठीक है, तो 1965 से प्रतिवर्ष 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनेस्को के द्वारा की गई थी इसकी घोषणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 की गई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पूछा गया आपसे यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से घटाकर 525 से और 545 की गई थी 31वां संविधान संशोधन के तहत। और 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1973 में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1973 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों जो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, सूरत विभाजन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था, 23वां अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, और कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन हुआ था ये 1907 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस का 23वां अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस के 23वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। और दोस्तों ये 23वां अधिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस में आपसी मतभेद हुआ था। ठीक है, और आपसी मतभेद होने के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में बंट गई थी। ठीक है, एक तरफ हो गए थे गर्म दल के नेता और दूसरी तरफ नरम दल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस 23वें अधिवेशन में ही कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई थी आपसी मतभेद के कारण, गर्म दल और नरम दल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया। ठीक है, तो दोस्तों 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था 1993 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था, 1993 में। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों इसका संबंध किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से 11वीं अनुसूची का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य, यह कथन किसने दिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये कथन दिया था किसने, प्लेटो ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और आदर्शवाद का जनक भी कहा जाता है प्लेटो को ही। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो आदर्शवाद का जनक कहा जाता है प्लेटो को। ठीक है, और प्लेटो की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों रिपब्लिक। ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि रिपब्लिक किसकी पुस्तक है, तो ये है प्लेटो की। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
तो दोस्तों जो राजभाषा का प्रावधान है ये संविधान के भाग 17 में है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और अगर हम भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में किसका प्रावधान है? पंचायतों का प्रावधान। ठीक है, भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान है, और भाग 9 के क में किसका प्रावधान है? नगर पालिकाओं का प्रावधान है। तो ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। ठीक है, भाग 9 में किसका है? पंचायतों का प्रावधान। भाग 9 के क में किसका प्रावधान है? नगर पालिकाओं का प्रावधान। और भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो दोस्तों संविधान का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था M.N. राव ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय, इन्होंने संविधान का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। ठीक है, और संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। तो ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने? क्या पूछा जा रहा है कि पहली बार कब बने थे जवाहरलाल नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? ठीक है, तो दोस्तों ये पहली बार अध्यक्ष बने थे 1929 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, 1929 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर, ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, और दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, 1929 में पहली बार बने थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरी बार बने थे कब? 1936 में। ठीक है, और 1936 में दोस्तों इन्होंने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, और तीसरी बार बने थे कब? 1937 में, और इस समय इन्होंने फैजपुर जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता की है इनके द्वारा 3 बार अध्यक्षता की गई है। पहली बार 1929 में लाहौर अधिवेशन में, दूसरी बार 1936 में की गई थी, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन की, और तीसरी बार 1937 में फैजपुर अधिवेशन की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार क्या है दोस्तों? ये एक कानूनी अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों ये क्या था? पहले एक क्या था? मौलिक अधिकार था। ठीक है, और इसको 1978 में 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार से मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, और पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? ठीक है, तो दोस्तों संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायतों के लिए कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की इसका संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से, और इसमें कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, वहीं अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है इसमें दोस्तों कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो इसमें 18 विषय निर्धारित किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। ठीक है, और जो 12वीं अनुसूची है 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 11वीं अनुसूची का नगर पंचायत से, 12वीं का नगर पालिका से। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज किस सूची का विषय है? ठीक है, तो दोस्तों जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो पंचायत चुनाव होते हैं उनको जो कराने का निर्णय होता है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिया जाता है? ये क्वेश्चन में बन सकता है। ठीक है, कि जो पंचायती चुनाव होते हैं उनको कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ठीक है, तो इनको कराने का जो निर्णय लिया जाता है वो लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
इनको कराने का निर्णय तो राज्य सरकार लेती है, लेकिन ठीक है, इनको करवाता कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। पंचायती राज की सूची का विषय है सबसे पहले, वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और पंचायत चुनाव करने का जो निर्णय होता है, निर्णय तो राज्य सरकार लेती है, ठीक है, लेकिन इनको कराता कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों नेहरू जी के द्वारा 1952 में, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और अगर डेट सहित पूछा जाए आपसे तो 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का लिया गया, कि इसका विचार लिया गया, ये कहाँ से लिया गया था? ठीक है, तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो विचार लिया गया था, ये लिया गया था कहाँ से? रूस से। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1952 से। और विचार कहाँ से लिया गया था ये? तो ये लिया गया था रूस से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? ठीक है, तो दोस्तों जो सर्वप्रथम सिफारिश की गई थी वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव प्रणाली को स्थापित करने की सिफारिश की गई थी सर्वप्रथम, वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ठीक है। और जो बलवंत राय मेहता समिति है दोस्तों, ये कब बनी थी? क्वेश्चन ये बनता है आपसे यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों ये समिति बनी थी जनवरी 1957 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट जारी करी थी नवंबर 1957 में, ठीक है। समिति बनी कब थी? जनवरी 1957 में। और इसने अपनी रिपोर्ट जारी करी 1957 नवंबर में, ठीक है, नवंबर 1957 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों बलवंत राय मेहता को ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, पंचायतों को अधिकार दो, यह कथन किसका था? ठीक है, तो दोस्तों ये कथन दिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंडियन पॉलिटी के टॉप 20 MCQs। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।